नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव, स्वागत है आपका क्लास में। तो बच्चे, मैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा था और हमारा पहला चैप्टर क्या था, भारत का संवैधानिक विकास। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भारत का संवैधानिक विकास। और मैं किस एक्ट तक आपको पढ़ा चुका हूं, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1833 के एक्ट तक। क्लियर है? और 1833 के एक्ट में आपने देखा कि अब भारत में एक गवर्नर जनरल आ गया और लॉर्ड मैकाले क्या बन गया, विधि सदस्य। क्लियर है बच्चे? इसके बाद एक और एक्ट है, ये थोड़ा हमें इसकी जानकारी रखनी है, 1853 का एक्ट। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में सरकारी नौकरी की बात कर दी और लोगों को क्या कहा गया, अंग्रेजी शिक्षा। तो इस बात को याद रखना है कि 1853 के एक्ट में ही बच्चे भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो गई। भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। स्पष्ट है? और याद रखना है, इसलिए यह एक्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। और याद रखिए बच्चे, क्लर्कों की भीड़ खड़ी की गई। किसकी भीड़ खड़ी की गई? क्लर्कों की। ये नहीं सोचिएगा कि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनाते थे, याद रखेंगे, क्लर्कों की भीड़ खड़ी की गई। और अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों से ही भारत पर क्या कर लिया, शासन कर लिया। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे, अब इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक मोड़ पर लाते हैं। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ कि 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने बच्चे बैरकपुर छावनी में अपने अधिकारी जनरल बाग को गोली मार दी। कुछ तात्कालिक कारणों से, जो हमें इतिहास में पढ़ना है, तो गोली मार दी बच्चे। और उसके बाद ठीक 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। और जब 1857 का विद्रोह शुरू हो गया बच्चे, तो अंग्रेजों के भी हाथ पांव कांप चुके थे, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। और 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया और कुचल दिया गया। अब जो ब्रिटेन की रानी थी, वो इस बात से घबरा गई कि इतना बड़ा विद्रोह हुआ और कंपनी को पता भी नहीं चला, ईस्ट इंडिया कंपनी को पता भी नहीं चला और इतना बड़ा विद्रोह हो गया। अगर मान लीजिए बच्चे 1857 का विद्रोह सफल हो जाता, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी उखड़ नहीं जाती भारत से? रानी को इस बात का डर था कि पूरा भारत मसाला बाजार हाथ से निकल जाता, सोने की चिड़िया निकल जाती और इतना बड़ा भूभाग भी हाथ से निकल जाता। इस बात पर रानी बहुत ही खफा हुई बच्चे, और तुरंत रानी ने अगला एक्ट पारित किया, जिसे कहा गया ब्रिटिश क्राउन एक्ट 1858। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बहुत बखूबी सीखना है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि अब हम अपने अगले एक्ट पर चल रहे हैं बच्चे, 1858 का एक्ट, जिसे क्या कहा गया? ब्रिटिश क्राउन एक्ट। ब्रिटिश क्राउन एक्ट। पूरी बात समझ में आई ना बच्चे? मैंने फिर देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दिया, ब्रिटिश क्राउन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे से फोकस कीजिएगा। पूरी बात समझ में आई? तो चलिए जरा ब्रिटिश क्राउन एक्ट को सीखते हैं। बच्चे याद रखना कि ब्रिटिश क्राउन एक्ट रानी ने पारित किया ठीक 1858 में, जब 1857 का विद्रोह खत्म हो गया था, क्योंकि रानी और ब्रिटेन की संसद इस बात को जानती थी कि अगर ये विद्रोह सफल हो गया होता तो पूरा का पूरा मसाला बाजार हाथ से निकल जाता। तो देखो, अब हमें ये जानना है कि इस एक्ट में क्या किया हुआ। तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत का अधिकार, क्लियर कीजिए बच्चे, भारत का अधिकार अब ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। अब ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। पूरी बात समझ में आई? इसका मतलब है बच्चे, कंपनी का अधिकार खत्म हो गया। अब भारत पर कौन अधिकार करेगा? ब्रिटिश क्राउन अधिकार करेगी। इस बात को याद रखिएगा कि 1858 के एक्ट में ही भारत पर से ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया बच्चे, और भारत का अधिकार किसने ले लिया? ब्रिटिश क्राउन ने। इसका मतलब है अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं है, अब भारत पर कौन राज करेगा? किसने अधिकार कर लिया? ब्रिटिश क्राउन ने, यानी कि संसद ने। तो याद रखना है बच्चे कि अब भारत में सीधा
संसदीय नियंत्रण आ गया। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखेंगे कि भारत में अब सीधा क्या आ गया, संसदीय नियंत्रण आ गया। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भूलेंगे नहीं कि 1858 के एक्ट में ब्रिटिश क्राउन से भारत का अधिकार ले लिया गया। अब भारत बच्चे 1858 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने अधिकार ले लिया। अब भारत पर किसका अधिकार है बच्चे, ब्रिटिश क्राउन का, और भारत में क्या हो गया, सीधा संसदीय नियंत्रण होगा। यहाँ बच्चे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ जो मैंने नोट में लिखा है। किसमें, नोट में। बच्चे कहते हैं कि दो चीजें हैं हमारे इतिहास में, एक कहते हैं उपनिवेशवाद, क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद, और एक को कहते हैं बच्चे साम्राज्यवाद। हमें सीखना है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए सीखते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है। बच्चे सभी लोग केयर कीजिएगा, यदि कोई देश किसी देश का आर्थिक शोषण करे, यहीं पर सीख लेते हैं सभी बच्चे, केयर कीजिएगा कि यदि कोई देश किसी दूसरे देश का आर्थिक शोषण करे तो हम उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। पूरी बात समझ में आई? तो याद रखना है कि यदि कोई देश किसी भी देश का आर्थिक शोषण करता है तो उपनिवेशवाद कहते हैं, लेकिन यदि कोई देश किसी दूसरे देश का राजनीतिक शोषण करता है, कौन सा शोषण बच्चे, राजनीतिक शोषण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। तो बच्चे कल्पना करो कि 1858 से पहले भारत पर किसका अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के रुपए पैसे का आर्थिक शोषण ही तो कर रही थी। यानी 1858 से पहले भारत उपनिवेशवाद भी रहा, लेकिन 1858 के एक्ट में भारत का अधिकार किसने ले लिया, ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। तो बच्चे याद रखिएगा, जब ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया और संसदीय नियंत्रण हो गई, यानी ये राजनीतिक शोषण शुरू हो गया। यानी भारत का कौन सा शोषण, राजनीतिक शोषण, और राजनीतिक शोषण को क्या कहते हैं बच्चे, साम्राज्यवाद। यानी 1857 तक बच्चे भारत उपनिवेशवाद का शिकार रहा, और 1858 के एक्ट से भारत किसका शिकार हो गया बच्चे, साम्राज्यवाद का शिकार हुआ। यानी भारत ने बच्चे आर्थिक शोषण भी देखा है और राजनीतिक शोषण भी देखा है। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप भूलेंगे नहीं कि भारत पर सीधा संसदीय नियंत्रण हो गया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब याद रखना है बच्चे कि कंपनी के अधीन जो सबसे बड़ा पद था उसका क्या नाम था, गवर्नर जनरल। तो सभी लोग याद रखेंगे कि इसी एक्ट में गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमें याद रखना है कि 1858 के एक्ट में क्या किया गया बच्चे, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बना गवर्नर जनरल की जगह, और उस पद को क्या कहा गया बच्चे, वायसराय। तो याद रखना है फिर किसका पद बना बच्चे, वायसराय का पद बना। क्लियर है? तो याद रखना है कि 1858 के एक्ट में ही बच्चे गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। अब एक नया पद बना, और नया पद क्या बना बच्चे, वायसरॉय। यानी गवर्नर जनरल ही अब क्या कहलाएगा, वायसरॉय कहलाएगा। पूरी बात समझ में आई? और किस एक्ट में, 1858 के एक्ट में। यहां तक क्लियर है बच्चे? चलिए मैं मिटाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सभी लोग को याद रखना है कि अब एक नया पद बन गया वायसरॉय। तो हमें यह जानना है कि भारत का पहला वायसरॉय कौन था। यहां पर केयर कीजिएगा बच्चे कि भारत का प्रथम वायसरॉय जो बना उसका नाम था बच्चे लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। पूरी बात समझ में आई? तो सभी लोग याद रखिएगा कि 1858 के एक्ट में वायसराय का पद बना, और भारत का जो पहला वायसराय है उसका क्या नाम है, उसी का नाम है लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो क्या बोलिएगा, तो भी क्या कहेंगे, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल ही तो पहला वायसराय बना। तो इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे कि पहला वायसराय का जो पद बना वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है? अच्छा, फिर देखिए और क्या हुआ बच्चे, याद रखिएगा भारत राज्य सचिव का पद बना। भारत राज्य सचिव का पद बना,
यानी एक पद बना बच्चे, उस पद का क्या नाम था? भारत राज्य सचिव। और भारत राज्य सचिव किसके मामले को देखेगा बच्चे? भारतीय मामलों को देखेगा। और याद रखना है कि भारत राज्य सचिव का अंतिम निर्णय होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत के मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार किसे था, तो आप क्या बोलेंगे? भारत राज्य सचिव को। तो हमने देखा कि 1858 के एक्ट में भारतीय मामलों को देखने के लिए भारत राज्य सचिव का पद बना, जिसका निर्णय क्या था? अंतिम निर्णय था। यानी भारत के मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे था? भारत राज्य सचिव को। और याद रखिएगा कि भारत राज्य सचिव का पद कहाँ बना था? तो बच्चे भूलेंगे नहीं, वो इंग्लैंड में बना था। इसका मतलब है कि भारत राज्य सचिव देखेंगे भारतीय मामलों को, निर्णय भी देंगे भारतीय मामलों को, लेकिन ये बैठेगा कहाँ पर? इंग्लैंड में बैठेगा बच्चे, ये भारत में नहीं था। क्लियर है? अच्छा, अब भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद का गठन हुआ। यहाँ सभी बच्चे केयर करेंगे कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए फिर किसका गठन हुआ? तो हम कहेंगे भारत परिषद का गठन हुआ। और भारत परिषद में कितने सदस्य थे बच्चे? 15 सदस्य थे। इस बात को याद रखना है कि अब एक भारत परिषद का भी गठन हुआ जिसमें 15 सदस्य थे। और ये भारत परिषद भी कहाँ बना था? तो इंग्लैंड में। तो बच्चे इस बात को याद रखना है हमें कि भारत राज्य सचिव का जो पद बना वो भी कहाँ बना? वो भी बना इंग्लैंड में। और भारत परिषद का गठन जो किया गया वो भी कहाँ हुआ बच्चे? वो भी हुआ इंग्लैंड में। अब इन लोगों का काम था भारत के मामलों को देखने का, लेकिन प्रश्न है कि भारत राज्य सचिव और भारत परिषद के लोगों को वेतन कहाँ से मिलेगा? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि दोनों का वेतन भारत से दिया जाएगा। दोनों का वेतन किससे दिया जाएगा बच्चे? भारत से दिया जाएगा। पूरी बात समझ में आई? तो भूलेंगे नहीं कि भारत के लिए प्रथम वायसराय का पद बना, इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव का पद बना जो भारतीय मामलों को देखेगा और उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। फिर इंग्लैंड में भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे बच्चे, और इन दोनों का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो याद रखिएगा कि इन दोनों का वेतन दिया जाएगा भारत से। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए और देखते हैं कि 1858 के एक्ट में और क्या क्या बातें थी जो भारत के लिए बना था। स्पष्ट है? अच्छा बच्चे, मैंने आपको बताया था ना कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल का गठन हुआ था। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इस एक्ट में नियंत्रक मंडल एवं निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। नियंत्रक मंडल एवं निदेशक मंडल को समाप्त किया गया ये बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 1858 के एक्ट में, क्योंकि कंपनी तो रही नहीं बच्चे, कंपनी से तो शासन का अधिकार ले लिया गया था। तो याद रखिएगा कि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल दोनों का भी अधिकार, दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, अब देखो और क्या क्या हुआ 1858 के एक्ट में, क्योंकि रानी इस बात से नाराज थी बच्चे कि इतना बड़ा विद्रोह हुआ और कंपनी को पता भी नहीं चला। क्या भविष्य में ऐसा विद्रोह नहीं हो सकता? भविष्य में भी ऐसा विद्रोह हो सकता था। अच्छा बच्चे याद रखिएगा, जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने नेतृत्व संभाला था विद्रोह का। तो मुगल बादशाह के पद को समाप्त किया गया। मुगल बादशाह के पद को भी क्या कर दिया गया बच्चे? समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? इस बात को भी याद रखना है कि मुगल बादशाह के पद को समाप्त किया गया। और बच्चे याद रखिए, इसी कैनिंग ने जफर से लाल किला खाली करवा दिया। जफर से लाल किला खाली करवाया। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना है कि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने बहादुर शाह जफर से लाल किला खाली करवाया था। तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया, लाल किले पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया बच्चे, और कैनिंग ने बहादुर शाह जफर से
लाल किला क्या किया, खाली करवाया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया बच्चे, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रानी ने भारत पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए तरह तरह के उपाय दिए। लेकिन बच्चे रानी अभी भी सिर्फ इस बातों से खुश नहीं थी कि उसने जो है कंपनी को ये हटाया, पूरे भारत में अधिकार कर लिया, ऐसी व्यवस्था कर ली। रानी ये सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के लोगों ने विद्रोह किया और कंपनी को पता भी नहीं चला। तो रानी ने ये देखा कि भारत के लोगों में एकता आ गई थी। जरा सोचिए बच्चे, जब तक एकता यूनिटी नहीं आएगी तब तक विद्रोह कैसे होगा। तो रानी ने सोचा भाई कैसे एकता आ गई। तो उन्होंने देखा कि भारत में दो धर्म के लोग ज़्यादा हैं, एक हिंदू धर्म और दूसरा मुस्लिम धर्म। तो रानी ने क्या कहा कि बोला कि इन्हें धार्मिक रूप से तोड़ो, हिंदू मुस्लिम का भेद पैदा कर दो ताकि ये दोबारा कभी भी एक नहीं हो और ना ही कोई विद्रोह हो। तो याद रखिएगा कि भारत में धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। भारत में धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। नीति भी अंग्रेजों ने अपनाया। क्लियर है बच्चे, अपनाया। आप इसको कह सकते हैं कि भारत में धार्मिक भेदभाव फैलाने का काम भी इन्हीं अंग्रेजों ने किया ताकि भारत के लोग धार्मिक रूप से भी एक नहीं हो पाए और ना ही कभी विद्रोह कर पाए। पूरी बात समझ में आ गई। तो देख सकते हैं कि 1858 के एक्ट में क्या क्या बातें थी और इस तरीके से पूरे भारत को बखूबी कवर कर लिया गया। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है बच्चे। चलिए अब हम जरा अपने अगले एक्ट पे चलते हैं। याद रखिए हमें पूरी देश की आज़ादी तक चलनी है और अब भारत में ब्रिटिश पीरियड बच्चे, क्राउन का पीरियड है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड अब नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एक्ट पर। बच्चे जो मैं अपना अगला एक्ट बता रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा सभी बच्चे कि अभी मैंने आपसे क्या कहा कि भारत परिषद का गठन हुआ है। तो बच्चे जब भारत परिषद का गठन हो गया, अब जो एक्ट है वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा भारत परिषद। क्लियर है। तो बच्चे हमारा अगला एक्ट है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। बच्चे देखिए मैंने अभी भी वीवीआई लिखा है, वीवीआई ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम बखूबी सीखते हैं कि आखिर ये क्या कहता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो चलिए बच्चे सीखते हैं। पहले एक बात याद रखिएगा कि जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है इसमें क्या हुआ था। तो बच्चे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो गई। बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में किसकी शुरुआत हुई, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। क्लियर है। अब हमें समझना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है। बच्चे याद रखिएगा अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1858 के एक्ट में रानी ने भारत पर अधिकार कर लिया। अब भारत के लोग ब्रिटिश क्राउन के गुलाम हैं बच्चे, साम्राज्यवाद है। तो भारत में मंत्री पद की भी व्यवस्था होने लगी। तो याद रखिएगा कि 1858 के एक्ट से बच्चे भारत में मंत्री पद की भी व्यवस्था हुई। तो जरा सोचिए अगर मंत्री होंगे तो हर एक विभाग के अपने अपने मंत्री होंगे। तो बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्टफोलियो की प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो आपने आंसर क्या दिया 1861 में। लेकिन पोर्टफोलियो प्रणाली का ही जो दूसरा नाम है बच्चे वो है विभागीय प्रणाली। क्या है ये, विभागीय प्रणाली। यानी सभी मंत्रियों को अपना अपना क्या दिया गया, विभाग दिया गया। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि विभागीय प्रणाली को ही पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो आप क्या कहेंगे 1861 के एक्ट में। पूरी बात समझ में आ गई। तो भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम बच्चे 1861 के एक्ट में आ चुका था ना। अब देखिए फिर क्या हुआ, एक बात आपको याद रखना है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अच्छा, लेकिन बच्चे अब जरा सोचो कि मैंने अभी आपसे क्या कहा कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी सभी को अपना अपना विभाग दे दिया गया। तो
तो जितने भी अधिकारी, जितने भी मंत्री अपने अपने विभाग में बैठेंगे वो सभी तो अपने अपने विभाग का निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है बच्चे, तो वो एक ही आदमी तो लेगा, क्योंकि अगर एक विभाग का मंत्री कोई डिसीजन ले तो क्या ये जरूरी है कि दूसरा विभाग का मंत्री भी उसे सही माने? हो सकता है उसका अपना कोई डिसीजन हो। तो रानी भी इस बात को जानती थी कि सब अगर अपने अपने विभाग का निर्णय लेंगे तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। तो बच्चे रानी ने क्या किया कि वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दे दी। वायसराय को क्या किया? अध्यादेश की शक्ति दी। और याद रखिएगा अध्यादेश की शक्ति का मतलब ही है अंतिम निर्णय का अधिकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे कि 1861 के एक्ट में ही क्या किया गया कि वायसराय के हाथों में अध्यादेश की शक्ति दे दी गई और कहा गया कि जब भी अंतिम निर्णय लेना होगा तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? वायसराय ही लेगा। इसका मतलब है बच्चे आप अभी भी सोच लो कि वायसराय जो है भारत में मजबूत है, क्योंकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे मिल गया? वो वायसराय को ही मिला। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ अब बच्चे हमें क्या करना है कि 1861 के एक्ट से आगे बढ़ना है और हमारा अगला एक्ट है 1873 का एक्ट। पूरी बात समझ में आ गई? मैं मिटा दूं इसे? ओके बच्चे सारे पॉइंट्स को कहानी की तरह सुने, एक एक चीज को दिमाग में रखें, आप अपने आप सारे प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला एक्ट है 1873। बच्चे 1873 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा बच्चे कि भारत परिषद अधिनियम 1873 में ये कहा गया था कि कंपनी को, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बच्चे, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, कहा गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि 1873 के भारत परिषद अधिनियम में ही ये बात कहा गया कि कंपनी को किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी ना तो प्रशासनिक कार्य कर रही है और ना तो व्यापारिक कार्य कर रही है। और बच्चे वो दिन था 1 जनवरी 1884 को कंपनी समाप्त कर दी गई। बच्चे ये दिन भी था कि 1 जनवरी 1884 को कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को समाप्त कर दिया गया। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप इसको याद रखिएगा सभी बच्चे कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 को क्या किया गया? कंपनी को समाप्त भी कर दिया गया। पूरी बात एकदम क्लियर है? ओके नाउ अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बच्चे मैं आपको फिर एक छोटी सी कहानी सुना दूं। क्या हुआ कि मैंने आपसे क्या कहा बच्चे, बार बार इस बात को समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी ने इसलिए हटा दिया क्योंकि वो भारत पर अधिकार कर लिए। क्योंकि रानी ये सोच रही थी कि आखिर भारत के लोगों ने इतना बड़ा विद्रोह किया और कंपनी को पता भी नहीं चला। अगर मान लो ये विद्रोह सफल हो जाता तो भारत हाथ से निकल जाता, मसाला बाजार भी हाथ से निकल जाता। तो रानी ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी, पर रानी ये भी सोचती थी कि आखिर भारत के लोगों के मन में ये बात चल रही थी और उन्होंने विद्रोह किया और अंग्रेजों को पता भी नहीं चला। अगर अंग्रेजों को ये बात पता चल जाती तो अंग्रेज इतना बड़ा विद्रोह होने ही नहीं देते। तो रानी ने सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए ताकि हमें पता चले कि भारतीयों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह हो सकता है। तो बच्चे रानी ने भारतीयों को ये कहा, अंग्रेजों ने, ऐसा करो कि आप भी अपना एक दल बना लो। क्या कहा बच्चे? कि आप भी अपना एक दल बना लो, टीम बना लो, पार्टी बना लो, राजनीतिक दल बना लो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने उस दल को बोलिए, राजनीतिक दल को बोलिए। और वो राजनीतिक दल किससे बात करेगा? अंग्रेजों से, जिससे अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि भारतीयों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो बच्चे याद रखिए तभी भारतीयों ने क्या किया बच्चे, 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर टैंक मुंबई 72 प्रतिनिधि मंडल के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? स्थापना हुआ। तो चलिए बच्चे अब एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, भारतीयों को अपना राजनीतिक दल मिल गया
और लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? तो जाहिर है पढ़े लिखे लोग ही करेंगे। और ये पढ़े लिखे लोग कौन थे बच्चे? जो इंग्लैंड से वकील बनकर आए थे और अंग्रेजों को अपना दोस्त समझते थे, अंग्रेजों को न्यायप्रिय समझते थे। और अंग्रेज क्या कहते थे कि यही है वो पढ़े लिखे बेवकूफ़ जो भारत में राज करने में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब ये अंग्रेजों के दोस्तों ने बच्चे क्या किया कि बना लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे धीरे जनमानस का प्रतिनिधि बन गई, भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक दल बन गई। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे हम अपने अगले एक्ट पर चलते हैं। एक अगला एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, मे भी आपको यहां से प्रश्न मिल जाए। अगला है बच्चे 1892 का एक्ट। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, भारत परिषद 1892 जो है 1892, इसमें क्या हुआ बच्चे कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। बच्चे समझिए पहले अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। याद रखिएगा कि जिसमें आप जाएं और अपने प्रतिनिधि को चुनें उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। मतलब जिसमें आप जाएंगे वो प्रत्यक्ष है, जिसमें आप नहीं जाएंगे, आपके चुने हुए लोग जाएंगे, उसे क्या कहा गया? अप्रत्यक्ष कहा गया। क्योंकि ये जो पढ़े लिखे लोग थे जो अंग्रेजों को अपना दोस्त मानते थे, वो आपके ही तो प्रतिनिधि थे, तो वो लोग जाकर वोट डालते थे, इसी को कहा गया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और वो अंग्रेजों के दोस्त थे तो वोट किसके पक्ष में चला जाता था? अंग्रेजों के। और जीतते कौन थे? अंग्रेज ही जीतते थे। तो याद रखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1892, क्लियर है बच्चे? इसमें भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और एक और चीज बच्चे याद रखना, हमें बजट पर बहस का अधिकार मिल गया। बजट पर किसका अधिकार मिला? बहस का अधिकार मिला। इसलिए बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इन दो बातों को याद रखना है कि बजट पर बहस का अधिकार मिला और दूसरा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अब जो वो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस का आकार बढ़ता गया, कांग्रेस का जनाधार बढ़ता गया, कांग्रेस का समर्थन बढ़ता गया, कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती गई और धीरे धीरे कांग्रेस अंग्रेजों के गले का फांस बनने लगा। धीरे धीरे अंग्रेज कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे कांग्रेस खत्म हो जाए। तो सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि कांग्रेस खत्म हो जाए और हमारे गले की फांस हट जाए। तो फिर रानी ने क्या कर दिया, ब्रिटिश क्राउन लोगों ने, संसद ने, अंग्रेजों ने, कि भारत को कान तोड़ो। इन्होंने क्या किया बच्चे, जाकर मुस्लिमों के कान में ये कह दिया कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, तुम्हें कौन पूछेगा। और बच्चे ये वायरस डाल दिया, कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस। क्या कह दिया मुस्लिमों से कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, तुम्हें कौन पूछेगा। और बच्चे यहीं से सारे मुस्लिम बैकफुट पर आ गए बच्चे, और उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वाकई कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, हमें कौन पूछेगा। और ये जो मुस्लिम लोग हैं ये घबरा गए बच्चे कि अब हमें कौन पूछेगा। तो अंग्रेजों ने, बच्चे याद रखिएगा 1905 की बात है, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो शिमला में बैठा हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलने के लिए कुछ मुस्लिम लोग जो हैं प्रतिनिधि बनकर चले गए और मिंटो से ये कहा कि भाई कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, हमें कौन पूछेगा, प्लीज आप लोग हमें बचा लो। तो मिंटो ने कहा कि अगर हिंदू अपनी पार्टी बना सकते हैं तो तुम लोग भी अपनी पार्टी बना लो मुस्लिमों की पार्टी। और बच्चे इसी आधार पर आप बता 31 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हो गया बच्चे। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी बन गई और मुस्लिम लीग किसकी पार्टी बन गई, मुस्लिमों की पार्टी बन गई, और हम धार्मिक रूप से टूट गए। हालांकि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा
कि वो हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस भारत की पार्टी थी, सबको लेकर चल रही थी, लेकिन मुसलमानों के दिमाग में बैठ गया कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। पूरी बात समझ में आ गई। और बच्चे तुरंत मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अब अंग्रेजों ने कहा कि चलो तुमने अपनी पार्टी तो बना ली, अब अपने लिए अलग चुनाव क्षेत्र भी मांग लो जहां सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि खड़े हों। तो अंग्रेजों ने कहा कि चलो हम कर देते हैं, और अंग्रेजों ने तुरंत अगला एक्ट पारित किया बच्चे, और भारत को धार्मिक रूप से तोड़ दिया। तो जरा देखते हैं कि वो अगला एक्ट कौन है जो हमारे लिए बच्चे एक प्रहार था, आप ऐसे समझ लो, बहुत ही खतरनाक। तो बच्चे अगला एक्ट पारित हुआ भारत परिषद अधिनियम 1909। पूरी बात समझ में आ गई। तो बच्चे अब देखते हैं जरा भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो भूलिएगा नहीं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अब प्रश्न है मार्ले कौन था? तो याद रखना है बच्चे, मार्ले जो था यही था भारत राज्य सचिव। मैंने कहा था ना बच्चे कि भारत राज्य सचिव का पद बना था। तो याद रखिएगा मार्ले जो था ये भारत राज्य सचिव था, और मिंटो जो था उस समय का क्या था बच्चे? वायसरॉय था। और देखिए इन लोगों ने मिलकर, दोनों ने दिमाग लगाकर क्या कह दिया? मार्ले मिंटो सुधार। मतलब इन्होंने कहा कि हम भारत में सुधार करेंगे, और नाम क्या रख दिया? मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए बच्चे इन्होंने सुधार क्या किया, याद रखेंगे, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। देख रहे हैं बच्चे? तो याद रखिएगा कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी बच्चे, और कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बीच डाल दिए गए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ भारत पाकिस्तान के बीच किस एक्ट में है, तो क्या बोलिएगा बच्चे? 1909 के एक्ट में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा। और बच्चे ये सुधार अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो याद रखना है कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार में ही हुई थी। स्पष्ट है? अच्छा बच्चे अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि वायसराय की परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हो गई। पहली बार किसकी नियुक्ति बच्चे? एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप सभी बच्चों को याद रखना है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में ही बच्चे भारत में पहली बार, अगर आप देखा जाए वायसराय की परिषद में, तो एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हो गई। एक इंडियन मेंबर, भारत का व्यक्ति आ गया बच्चे गवर्नर जनरल की परिषद में। और वो किस रूप में आया था? याद रखिएगा, विधि सदस्य के रूप में, यानी विधि मंत्री के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, सभी लोग याद रखना है आपको कि गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार, अगर हम देखें बच्चे, तो 1909 के एक्ट में ही वायसराय की परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई। और ये भारतीय सदस्य कौन सा सदस्य था? विधि सदस्य। बच्चे मैं आपको यहाँ पर 2 सवाल सिखा रहा हूँ, भूलिएगा नहीं, दोनों सवाल एक ही हैं बच्चे। पहला ये सवाल है कि वायसराय की परिषद में जो पहली बार एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुआ था वो कौन थे? ये तो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर। दूसरा सवाल यह है मेरा आप लोगों से कि पूरे ब्रिटिश पीरियड के दौरान एकमात्र भारतीय जो सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा था कौन है? क्लियर है बच्चे? पहला सवाल है कि पहली बार जो भारतीय सदस्य हुआ ये कौन है। दूसरा सवाल है पूरे ब्रिटिश पीरियड के दौरान सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने वाला वो भारतीय कौन है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है, याद रखेंगे बच्चे, और इन्हीं का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था इनका? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पूरी बात समझ में आ गई।
तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि वायसराय की परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई, जिन्होंने अपनी योग्यता से यह नियुक्ति ली बच्चे, विधि सदस्य, विधि मंत्री के रूप में ली। उनका क्या नाम था? उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही बच्चे एकमात्र भारतीय थे जो पूरे ब्रिटिश पीरियड के दौरान सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे। याद रखिएगा, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग क्या बच्चे टीचर्स भी गलत बता देते हैं, वो दादा भाई नौरोजी बोल देते हैं। गलती से भी दादा भाई नौरोजी नहीं बोलेंगे, वो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, इलेक्शन लड़ा था, पद नहीं मिला था। यहां पर पद की बात है कि पूरे ब्रिटिश पीरियड में एकमात्र भारतीय बताइए जो सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा था, उनका क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो हमने 1909 के एक्ट को बखूबी सीखा, इसके सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एक्ट पे। पहले मैं इसे मिटा दूं और एकदम कहानी की तरह सुनते रहिए, आपकी सारी बातें ऑलरेडी दिमाग में बैठती चली जाएंगी। अब बच्चे, जो अगला अधिनियम है उसे कहा जाता है 1919 का अधिनियम। अगला क्या है बच्चे? भारत परिषद अधिनियम 1919। अब देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बच्चे देखो, सुधार लग गया, अब जैसे अंग्रेजों ने सुधार लगा दिया तो वो सुधार के ही मानेंगे, फिर ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो चलिए पहले सीखते हैं कि मॉन्टेग्यू कौन था। याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू वही था, फिर से भारत राज्य सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन था? तो याद रखेंगे, चेम्सफोर्ड था वायसरॉय। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड कौन था? तो हम क्या कहेंगे? चेम्सफोर्ड वायसराय था। क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें क्या हुआ। बच्चे, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि कुछ रटना ना पड़े। क्लियर है? बच्चे देखिए, अंग्रेज भारत क्यों आए थे? जाहिर है मुनाफा के लिए, पैसे के लिए, लोगों को पालने के लिए तो नहीं आए थे। अच्छा, तो अंग्रेज पूरे भारत पर अधिकार कर रहे थे, तो जाहिर है उनके पास सेना भी होगी। तो ये सेना किसकी थी? अंग्रेजों की थी या भारतीय लोगों की? क्या बोलेंगे आप? जाहिर है बच्चे, भारतीयों की सेना थी। तो भारतीयों की सेना थी और बहुत बड़ी सेना थी, तो क्या ये सेना का खर्च खुद उठाएंगे? सेना को खुद खिलाएंगे पिलाएंगे? ये तो फायदा देखते थे। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, ये देसी राजा और रजवाड़ों के पास जाते थे और राजा रजवाड़ों को जाकर ये कहते थे कि भाई मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। तो राजा पूछते थे क्या है 2 ऑप्शन? तो कहते थे पहला ऑप्शन है कि मैं हमारे फोर्स को, सेना को अपने पास रखो। तो राजा बोलता भाई क्यों रखूं? अच्छा चलो बताओ दूसरा ऑप्शन क्या है? तो ये कहते थे दूसरा ऑप्शन है नहीं तो रखना पड़ेगा। बच्चे, इसका मतलब क्या था कि ये अपनी सेना को उस राजा के पास रखवाते थे। तो सेना का खर्च कौन उठाता था? राजा उठाता था। लेकिन जरा सोचिए कि सेना भारतीयों की थी तो राजा के प्रति इमोशनल होकर वो राजा के साथ नहीं चली जाती? वहां भी तो चली जाती। लेकिन अंग्रेज इतने तेज थे कि ये एक सेनापति भी भेजते थे जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे? रेजिडेंट। और ये अंग्रेज होता था। तो राजा, रेजिडेंट और सिपाही, तो बीच में ये अंग्रेज इन दोनों को मिलने नहीं देता था। ठीक है, अब ये जो रेजिडेंट रहता था राजा के यहाँ, ये पूरी ठाठ से रहता था, पूरी नवाबी से रहता था। इसने क्या किया बच्चे कि धीरे धीरे राजा की घरेलू नीति, डोमेस्टिक पॉलिसी आप जिसको कहते हैं, और विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, इन दोनों पर इसने अधिकार करना शुरू किया। और बच्चे अधिकार करना शुरू किया और लूटना शुरू किया। तो चेहरा राजा का दिख रहा है पर पीछे से लूट कौन रहा है? अंग्रेज। तो बच्चे, जनता राजा को ब्लेम करेगी पर लूट तो अंग्रेज रहे। यानी एक ही राज में 2 लोग शासन कर रहे हैं, राजा भी और अंग्रेज भी। और बच्चे, इसी को क्या कहा गया? द्वैध शासन। द्वैध शासन। तो सभी बच्चे याद रखना है कि 1919 के एक्ट में भारत के प्रांतों में, भारत के
प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। द्वैध शासन की शुरुआत। बच्चे भूलिएगा नहीं, मैंने प्रांत शब्द कहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। तो आपको याद रखना है कि 1919 के एक्ट में ही भारत के प्रांतों में किसकी शुरुआत हो गई बच्चे? द्वैध शासन की शुरुआत हो गई और लगे इन्होंने प्रांतों को लूटना शुरू किया। पूरी बात समझ में आ गई? तो चलिए, हमने देखा कि किस तरीके से भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्लियर है? ठीक। फिर याद रखना है बच्चे कि अब भारत के लिए फिर एक पद बना। याद रखिएगा, भारत के लिए हाई कमिश्नर का पद बना। किसका पद बना बच्चे? भारत के लिए हाई कमिश्नर का पद बना। स्पष्ट है? अब हाई कमिश्नर का भी पद बन गया और हमें याद रखना है कि पहला हाई कमिश्नर कौन था। तो बच्चे, पहला जो हाई कमिश्नर था उसका नाम था विलियम म्योर। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का पद बना और पहला हाई कमिश्नर कौन था? विलियम म्योर था। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रांतों में द्वैध शासन लग गया, भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का पद भी बना। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट्स पर चलते हैं कि और इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। और किसी चीज को रटना नहीं है, बस कहानी की तरह सुनते रहिए, सारी बातें अपने आप आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। पूरी बात समझ में आ गई है आपको? नाउ अब यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए। तो हमने देखा कि क्या बातें हुई। अच्छा, फिर याद रखना है बच्चे कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल की व्यवस्था होगी। पूरी बात समझ में आ गई? ये भी याद रखना है आपको बच्चे कि 1919 के एक्ट में ही क्या किया गया कि केंद्र में एक द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। क्या क्या नाम दिया गया बच्चे? एक को कहा गया राज्य परिषद। क्लियर है? राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था? 5 साल। ठीक है, यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। एक को क्या कहा गया? राज्य परिषद, कार्यकाल कितना? 5 साल, सदस्य कितने? 60। और दूसरे को कहा गया केंद्रीय विधानसभा। दूसरे को क्या कहा गया? केंद्रीय विधानसभा। इसका कार्यकाल कितना दिया गया? 3 साल। सदस्य क्या थे? 144 सदस्य। अच्छा, फिर याद रखिएगा लगभग दोनों की शक्तियां, यहां याद रखिएगा बच्चे, दोनों की शक्तियां क्या थी? समान थी। क्लियर है? हमें इस बात को याद रखना है कि 1919 के एक्ट में पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था हुई। एक राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 साल का, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 साल का। क्लियर है? 3 साल का। अच्छा, फिर बच्चे इनके 60 सदस्य और केंद्रीय विधानसभा के 144 सदस्य और दोनों की शक्तियां समान थी। लेकिन एक बात याद रखना है आपको बच्चे, बजट पर इसकी अंतिम शक्ति थी। बजट पर अंतिम निर्णय की शक्ति इसी के पास थी, उसके पास नहीं थी। बस इस बात को याद रखिएगा कि दोनों की शक्तियां कहने को समान थी, लेकिन बजट पर अंतिम निर्णय की शक्ति किसे दे दिया गया था? वो दिया गया था केंद्रीय विधानसभा को। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ना, अब बच्चे और देखते हैं कि इस एक्ट में और क्या क्या हुआ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहां पर याद रखिएगा बच्चे, ठीक है? ओके, अब भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई। महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति हुई इसी एक्ट में। ठीक है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी किया गया। लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी इसी एक्ट में किया गया। तो हमें याद रखना है कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात हुई और फिर लोक सेवा आयोग का भी क्या किया गया बच्चे?
प्रावधान किया गया। ठीक है, अच्छा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। मत देने का क्या मिला बच्चे? अधिकार मिला। पूरी बात समझ में आई? तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि 1919 के एक्ट में ही पहली बार महिलाओं को भी क्या मिला? मत देने का अधिकार मिला। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो चलिए, हम 1919 के एक्ट को भी हमने कंप्लीट किया। अब एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि हम देश की आजादी के करीब हैं। क्लियर है? तो आजादी के करीब हैं, तो अभी हमें आजादी से ठीक पहले सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ना है, जिसे कहा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए मैं इसको मिटाता हूं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। पूरी बात समझ में आई? चलिए बच्चे, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 दरअसल है क्या? पूरी बात समझ में आ गई? यहाँ बच्चे, सभी बच्चे क्लियर कीजिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्चुअल में, मूल रूप में क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि यह मूलतः एक कानून है। बच्चे, ये क्वेश्चन आया है, यह मूलतः क्या है? कानून है। सभी लोग याद रखेंगे कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो मूलतः एक कानून है। इसमें 321 अनुच्छेद हैं, 321 अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियां हैं। और 10 क्या है बच्चे? अनुसूचियां हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमें इस बात को याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम है बच्चे जो 1935, ठीक है, ये मूलतः क्या है? मूल रूप से क्या है? एक कानून है। इसमें 321 अनुच्छेद हैं और 10 क्या हैं बच्चे? अनुसूचियां हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आज के भारतीय संविधान का, आज के भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग, आज के भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग, आज के भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग इसी कानून से लिया गया है। इसी कानून से लिया गया है। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल रूप से क्या है? एक कानून है। इसमें 321 अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियां हैं और आज के भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग बच्चे हमने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही लिया है। इसे याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। क्लियर है? ओके। अब चलिए सीखते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में और बात क्या थी। बच्चे याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था बच्चे, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। पूरी बात समझ में आ गई? इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रांतों में क्या किया गया? तो द्वैध शासन को क्या किया गया बच्चे? समाप्त किया गया। लेकिन बैड लक ऑफ इंडिया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू। बच्चे भूलिएगा नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। याद रखिए, 1919 के एक्ट में भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन ठीक 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति की गई, पर वो द्वैध शासन कहाँ लगा दिया? बच गया बच्चे, केंद्र में। तो हमने देखा कि किस तरीके से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। फिर याद रखना है, भारत में संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो गई। भारत में संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत। पूरी बात समझ में आई बच्चे? यानी पूरे देश में
कानून की एक रूपता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया बच्चे, भारत में संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। पूरी बात समझ में आई? जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे हम ये सभी चीज़ सीखेंगे कि ये चीज़ें क्या है। अभी आपको याद रखना है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो गई। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।